लायबिलिटी जितना कम हो उतना अच्छा है, लेकिन आप कहते हैं कि जल्द सफल होने के लिए लायबिलिटी होना बहुत जरूरी है। आप पर छोटा मोटा एक आरोप सा भी लग जाता है कि सोनू शर्मा जी की बैलेंस शीट कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई? लगा रहा है आरोप हम पे। आप एक स्टेज पे खड़े बोल रहे थे बहुत जोर जोर से कि आदमी को अपनी औकात के हिसाब से ही मिलेगा। आज तू जितना कमा रहा है समझ ले तेरी औकात है। पॉपुलर सेइंग है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कहते हैं आज बचाएगा तो कल खाएगा, बच्चों के लिए बचा ले, पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न्ड। पैसा बचाने वालों से आपको क्या दिक्कत है? आपके हिसाब से ज्यादातर लोग जो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं लोग जेल में रहते हैं। इन दिनों आप सीधा यूएस के प्रेसिडेंट से पंगा ले रहे हैं समझिए, और रिसेंटली आपने बोल दिया ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रंप ने ठगा नहीं। तो ये आप ट्रंप का ट्रम्पेट बजाने में कहाँ लगे हैं? अरे वो बदमाश आदमी है विवेक जी। अच्छा, आज तक हमने सोनू जी यही सुना है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। किसी जगह आप ऐसा बोल गए कि हर सिक्के के 3 पहलू होते हैं। कोई कहता है कि मेहनत कर सब मिलेगा, कोई कहता है कि तेरी किस्मत ही खराब है। अब सोनू शर्मा इस पे क्या कहते हैं? लाइफ में ना थोड़ा सा स्ट्रगल आया नहीं कि तुरंत लो फील करने लग जाते हैं। व्हाट्सएप की डीपी हटा लेते हैं, इंस्टा पे सैड स्टोरीज डाल देते हैं, लेकिन असली प्लेयर वो होते हैं जो प्रॉब्लम्स को पोस्ट नहीं बल्कि प्रोग्रेस में बदल देते हैं, जिनका बाउंस बैक स्ट्रांग होता है। वेलकम बैक टू द शो, जिसकी स्पीड उसकी यूएसपी है 20 सवाल 20 मिनट, जवाब देने का समय केवल 1 मिनट, मतलब मेरे बाउंसर और आपके आंसर 60 सेकंड के अंदर। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो सिर्फ प्लेयर नहीं, एक लाइफ कोच भी है। इनकी स्पीच में एक ऐसा स्पार्क है जो डल माइंडसेट को भी डायनामिक बना सकता है। एक डायनामिक माइंडसेट की तैयारी करने के लिए फरीदाबाद की गलियों से निकल के ग्लोबल स्टेज तक पहुंच चुके हैं। सोशल मीडिया पे 30 मिलियन लगभग इनके कंबाइंड फॉलोअर्स हैं। कॉर्पोरेट में टाटा, बजाज, HP, SBI या ICICI जैसे कई क्लाइंट्स के साथ काम करते रहे हैं। 23 साल की रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग इनकी डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में रही। 2400 इवेंट्स कर चुके हैं, 700 वर्कशॉप, 20 लाख से ज़्यादा लोगों को लाइव प्रोग्राम्स में ट्रेन कर चुके हैं। मोटिवेशन की फील्ड में सिर्फ वायरल नहीं वाइटल भी हैं। ये सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं, कॉन्फिडेंस क्यूरेटर भी हैं। तो आज स्वागत करते हैं ऑथर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, लाइफ कोच, फाउंडर ऑफ डायनामिक इंडिया ग्रुप, सोनू शर्मा जी का। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी बुलाने के लिए। आभार। कैसी लगी तारीफ? मैंने जैसा आपको बताया था आपने ठीक मेरे लिए वैसा ही बोला। सोनू जी, आपके पास 1 मिनट होगा एक सवाल के लिए। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये मुश्किल काम आपको आसानी से करना है। एक स्पीकर को आप 1 मिनट में बांध रहे हो, बड़ा मुश्किल काम है। कोशिश करेंगे, कोशिश करते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि गरीबी जो है ना वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस है, लेकिन आप कहते हैं कि गरीबी एक वरदान है। आप एक जगह पे आपने पॉवर्टी को बड़ा ग्लोरीफाई किया, तो ये समझना चाहते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। मुझे ऐसा लगता है विवेक जी कि गरीबी आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा कर देती है। विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू वो बच्चे जो झोंपड़पट्टी में बलते बढ़ते हैं ना, जनवरी की सर्दी भी बिगाड़ती नहीं है कुछ उनका, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है। और अमीरों के बच्चे, पेम्पर्ड बच्चे जो ब्लैंकेट में भी सर्दी ज़ुकाम में हो जाते हैं क्योंकि इम्यूनिटी ख़राब होती है उनकी। तो गरीबी आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा कर देती है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? गरीबी आपको जुगाड़ी बना देती है। उसको हर तरह के जुगाड़ मालूम चल जाते हैं कि अगर रास्ता जाम होगा तो मुझे फिर कहाँ से निकलना है और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। गरीबी के साथ ये प्लस पॉइंट है जो अमीरी के साथ नहीं है। अभिषेक बच्चन की लॉन्चिंग रिफ्यूजी से होती है, बड़ा स्टेज है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन शाहरुख खान की लॉन्चिंग सर्कस से होती है। तो दोनों का डेस्टिनेशन कहाँ है दुनिया जानती है। एक का जो लॉन्चिंग हुआ वो बहुत ग्रैंड हुआ, JP दत्ता लॉन्च कर रहे हैं, करीना कपूर उनकी क्या कहते हैं हीरोइन है, और एक लॉन्च हो रहा है एक छोटे से सीरियल से। तो ये है इम्यूनिटी। अच्छा, एक आपके वीडियोस हम देखते रहते हैं, तो हमने रिसर्च किया, उसमें कहावत वैसे तो मैं आपको बताता हूँ, कहते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द रेस्ट। अब जब आप आदमी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट भी होता है, इसलिए लोग अपना प्लान बी भी लेके चलते हैं कि भाई ऐसा नहीं चल पाया बाई चांस, तो मेरे पास एक फॉल बैक प्लान होना चाहिए। आप कहते हैं कि प्लान बी नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं कि अगर प्लान बी हुआ तो आदमी स्लो पड़ जाएगा। मैं कभी भी प्लान बी के फेवर में नहीं रहा हूं अपनी जिंदगी में। लोग कहते हैं ना प्लान ए नहीं चला तो प्लान बी चलेगा ही नहीं साला, जब प्लान बी होगा। तो एम्बिशन के इश्क में कोई इतना रिस्क कैसे ले? एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जब वाई क्लियर होता है ना तो हाव बहुत आसान हो जाता है। प्रॉब्लम तभी आती है जब लोगों का वाई डाइल्यूट होता है। और मेरा ये मानना है कि प्लान बी आपको वापस
पहुंचाने के लिए बहुत प्रेरित करता है। जब आपको लगता है कि नहीं यार ये नहीं हुआ तो वो तो कर ही लेंगे, लेकिन जब डू और डाई होती है ना कि अगर नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, तो फिर आदमी अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा देता है, पूरी ताकत लगा देता है। और जब फुल पैशन के साथ कोई भी काम किया जाता है विवेक जी, तो आप भी जानते हैं कि इम्पॉसिबल होने की पॉसिबिलिटीज़ ना के बराबर होती हैं। लेकिन जहाँ जहाँ आपको लगता है थोड़ा सा कुशन होगा यार, ये नहीं तो वहाँ लौट जाएंगे, तो 90% केसेज में मैंने देखा है कि लोग लौट ही जाते हैं। तो बेटर ये रहता है कि ना रहे, या तो फिर वो जो डेस्टिनेशन है, वो जो डेस्टिनी है आपकी, वो कॉम्प्रोमाइज़ है यार कि ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे। अगर वो डेस्टिनी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है तो अभी हर हाल में कर लेता है, कोई सेकंड ऑप्शन होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, फाइनेंस के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लायबिलिटी जितना कम हो उतना अच्छा है, लेकिन आप कहते हैं कि जल्द सफल होने के लिए लायबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। ये सुनकर आप पर छोटा मोटा एक आरोप सा भी लग जाता है कि सोनू शर्मा जी की बैलेंस शीट कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई है? कौन लगा रहा है आरोप हम पे? हाँ, लायबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन लायबिलिटी किस तरह की होनी चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लायबिलिटी होती है जो आप खर्चा बढ़ाने के लिए करते हैं, और एक लायबिलिटी होती है जो आप असट बनाने के लिए करते हैं। वो रॉकेट वाली पुरानी कहानी है विवेक जी, कि रॉकेट से पूछा गया जहाज़ ने कि तू इतना तेज़ क्यों उड़ता है, तो बोलता है तेरे पिछवाड़े में आग लगेगी तो तुझे पता चलेगा। तो पिछवाड़े की आग को मैं लायबिलिटी बोलता हूँ, और वो लायबिलिटी वो नहीं जो खर्चे बढ़ाने के लिए की जाती है, लायबिलिटी वो जो असट बढ़ाने के लिए की जाती है। कि आपने कुछ प्रॉपर्टी बाय करना है और आपके पास फंड्स कम हैं, तो आप कुछ अमाउंट लेके प्रॉपर्टी बाय करते हैं, और फिर आपका ईएमआई का चक्कर घूमता है और आप मेहनत करते हैं उस ईएमआई को पे करने में, तो आपके दोनों पर्पस सॉल्व हो जाते हैं। आपकी मेहनत बढ़ जाती है और साथ साथ आपकी एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी बन जाती है। जो लोग ज़्यादा ईएमआई में नहीं रहते, ईएमआई का मतलब रियल एस्टेट टाइप ईएमआई, और आपका फॉर्चून जो बनाती है वो ईएमआई, वो कंफर्ट जोन में धीरे धीरे चले जाते हैं। तो लायबिलिटी आपको कंफर्ट जोन में नहीं जाने देती अगर वो लायबिलिटी अच्छी है तो। एक्सपेंसेस वाली लायबिलिटी नहीं, कि चलो एक फॉरेन टूर करना है तो क्या कहते हैं लोन लेके चले जाएं, नहीं नहीं नहीं। वो लायबिलिटी जो आपको फॉर्चून बनाती है, वो लायबिलिटी जो आपके लिए असेट क्रिएट करती है, वो लायबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। एक मैंने बड़ी अच्छी बात सुनी पीछे, कहीं पता चला मुझे कि एक लेडी सुसाइड करने वाली थी और उसने आपको बाई चांस कहीं से ढूंढ ढांड के आपका नंबर निकाल लिया। कहाँ से लेकर आए हो यार आप? और वो सुसाइड करने वाली थी, सब कुछ तैयारी हो चुकी थी, पर आपसे कॉल करने के बाद में अरे वो बहुत बहुत अजीब किस्सा है, बहुत अजीब किस्सा है। कि मुझे कॉल आया एक, और उसने मुझे बताया कि मैं ये फलां व्यक्ति बोल रही हूँ, और मुझे याद है कि मैं गाड़ी तब खुद चला रहा था, मेरा ड्राइवर छुट्टी पे था, तो शूटिंग रेंज फरीदाबाद से दिल्ली जब आते हैं तो वो रास्ता था, लेकिन मुझे पता था कि अभी सिग्नल ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि शूटिंग रेंज का जो एरिया है वहाँ सिग्नल ब्रेक हो जाते हैं। तो शी कॉल्ड मी कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, आखिरी में आपसे बात करना चाहती हूँ। तो मैं बहुत डर गया, तो मेरे को लगा यार ये आखिरी कॉल मेरे पास ही आ रहा है कि मैं ही फंसूंगा आखिरी में। तो मैंने अपनी गाड़ी वहीं ब्रेक मारी, और मेरे को लगा कि अपने आप को मैंने कहा कि सोनू शर्मा, तूने ज़िंदगी में जो सीखा है 20 साल में तूने सब लगाना है, ये लेडी वापस जानी चाहिए अपने घर यार। तो मैं विवेक जी वहाँ कम से कम आधा घंटा उसको फ़ोन पे समझाता रहा, बात करते 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 करते, और मेरे को ये धक धक था कि अगर मैं कार चलाऊंगा और सिग्नल ब्रेक हो जाएगा, दोबारा नंबर मिलेगा नहीं, और अगर इसने कुछ कर लिया तो लास्ट डायल तेरा है। तो मैंने आधा घंटा उससे बात की, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं वापस उसके घर तक ले गया। क्या बोले आप उसको? मुझे कुछ भी नहीं पता मैंने क्या बोला, लेकिन मैंने उसको इतना कन्विंस कर दिया कि वो घर चली जाए। वो घर गई, अपने हस्बैंड से उसने मेरी बात कराई, और मेरी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स में से एक था। कई बिलियनियर्स कई बार ईमानदारी में या विनम्रता में तो ऐसा बोलते ही हैं कि हमें भगवान ने हमारी औकात से ज़्यादा दिया। आप एक स्टेज पे खड़े बोल रहे थे बहुत जोर जोर से कि आदमी को अपनी औकात के हिसाब से ही मिलेगा। आज तू जितना कमा रहा है समझ ले तेरी औकात है, बिल्कुल सच है, इससे ज्यादा तू कभी नहीं कमा सकता। कड़वा शब्द है। हाँ, कि आदमी अपनी औकात के बराबर ही पैसा कमाता है। इस वाली फिलॉसफी को अगर आप समझा सके हमें तो। सिंपल फिलॉसफी है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि इनकम विल नॉट फार एक्सीड योर पर्सनल डेवलपमेंट, सम टाइम इट टेक अ लकी जंप। आपकी कमाई कभी औकात से ऊपर नहीं आती, कभी कभी तुक्के में चली जाती है, लेकिन अगर आप खुद पे काम नहीं करते तो लौट के वापस आ जाती है। एक्चुअली में पैसा आदमी उतना ही कमाता है जितना वो डिजर्व करता है, और जितना वो, अच्छा विश तो सबकी बहुत बड़ी होती है। मेरी विश है कि मैं 10,000 करोड़ का आदमी बन जाऊं, लेकिन मेरे को पैसा मेरी विश लिस्ट के हिसाब से नहीं आता, मेरी योग्यता मेरी औकात के हिसाब से आता है। तो मैं बहुत सिंपल कहता हूं यार, अगर पैसा बढ़ाना है तो औकात बढ़ानी पड़ेगी, बिना औकात बढ़ाए पैसा कभी नहीं बढ़ सकता। और जो ये विनम्र भाव में बोलते हैं कि यार हमारे को हमारी औकात से ज़्यादा मिला, ये विनम्र ही है, एक्चुअली उनको उनकी औकात के बराबर ही देता है भगवान। औकात बढ़ाने के लिए क्या करें? स्किल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, और सेल्फ हेल्प, और अपने ऊपर काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कि आपको 1 साल पुराना वाला जो खुद का वर्जन है ना, उसको देखकर कोफ्त आनी चाहिए। पहले तो आपकी किताब के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, सफलता के 24 अध्याय, व्हाट अ लवली बुक। आपने लेकिन बुक में ना एक चैप्टर लिखा है कि गम को पास ना आने दो। तो मैं इसमें आपने क्या फॉर्मूला समझाया है? क्योंकि ना देखो, नानक दुखिया सब संसारा, हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ दुख है। तो मैं आपसे कुछ 1 मिनट में एक ऐसा फिलॉसफी सीखना चाहता हूं कि जिससे बहुत लोगों को और मुझको भी फायदा हो, कि गम को पास कैसे ना आने दें, क्या फॉर्मूला अपनाया जाए?
वो चैप्टर ऐसा है, गम को पास ना आने दो, क्योंकि लोगों को लगता है कि ज़िंदगी में गम आने नहीं चाहिए। मैं रिवर्स कह रहा हूँ एक्चुअली उसके अंदर, और मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों को कि ये एक पैकेज है यार, इसमें आपको गम खुशी दोनों ही मिलेंगे, तो आप एस्केप नहीं कर सकते। बेरोजगार लोगों को तकलीफ है कि नौकरी नहीं लग रही, नौकरी जब लग जाती है तो तकलीफ होती है कि फिर सुबह 9 बजे जाना है, तो हर आदमी परेशान है। शादी नहीं हो रही थी तो परेशान है कि शादी नहीं हो रही, शादी हो जाती है तो परेशान है कि बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे हो जाते हैं तो परेशान है कि भाई बच्चे बात नहीं मान रहे। तो हर आदमी देखेंगे ना, कुल मिला के वो परेशान ही मिलेगा। लेकिन ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये पार्सल है। जिंदगी एक पैकेज में आ रही है, इस पैकेज में सिर्फ गुड गुड गो, ऐसा कभी नहीं होगा। गम को पास ना आने दो के पीछे मेरा मतलब ये था कि गम होगा ही जिंदगी में, आप उसको एस्केप कर ही नहीं सकते। हर आदमी कहीं ना कहीं परेशान है, पैसे वाला भी परेशान है, जिसके पास नहीं है वो भी परेशान है। सबकी परेशानियों का लेवल अलग अलग है, सबके चैलेंजेस अलग है, लेकिन इस दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो परेशान ना हो। अरे भगवान राम परेशान है, भगवान कृष्ण परेशान है, कौन परेशान नहीं है? सब परेशान है। लोग कहते हैं कि नशा छोड़ो। अभी एक प्रोग्राम में भी आप आए थे हमारे साथ में, इस्कॉन का विशाल प्रोग्राम था, डी एडिक्शन कैंपेन हो रहा है इस्कॉन का बहुत बड़ा, जहाँ 18,000 डिवोटीज आ रहे हैं 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को। तो लोग कहते हैं नशा छोड़ो, लेकिन आपने एक चैप्टर का नाम ही दे दिया नशा करो। हाँ, खूब करो। तो ये कौन सा नशा है? उम्मीद तो करता हूँ कि अच्छा ही होगा, और अच्छा है तो इस नशे की लत कैसे लगे? मैं एक बात जानता हूँ विवेक जी, कि वो नशा ही क्या जो रात करें और सुबह उतर जाए। नशा तो वो है जो एक बार चढ़ जाए उसका सुरूर फिर जिंदगी भर ना उतरे, और वो नशा है काम का नशा, जो आपको भी है, मुझको भी है, और अमिताभ बच्चन को 82 साल की उम्र में भी है। वो नशा कभी ना करो जो थोड़ी देर के बाद मध्यम हो जाए। और मैं जितनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में जाता हूँ, उनको एक ही बात बोलता हूँ सब बच्चों को, ज़िंदगी में सब कर लेना, प्यार कर लेना, मोहब्बत कर लेना, शरारतें कर लेना, कुछ बदमाशी भी कर लेना, कुछ सब कुछ करना। इस उम्र में नहीं करेंगे तो कब करेंगे? लेकिन नशा कभी मत करना। ये नशा वन वे ट्रैफिक है, जहाँ से लौटना करीब करीब नामुमकिन है। ये आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। जनरेशन स्पॉइल हो गई हैं पूरी की पूरी, माँ बाप परेशान रहते हैं, शादी हो गई है तो पत्नी परेशान रहती है। कुछ भी कर लेना, मस्ती करना, प्यार करना, मोहब्बत करना, लड़ना झगड़ना, लेकिन ये कभी ज़िंदगी में मत करना। और काम का नशा कैसे बढ़ाएं? काम का नशा तो फिर एक बार जब चढ़ जाता है तो फिर सिरे से उतरता नहीं। अब आप अगर 18 घंटे भी काम करते होंगे तो मुझे लगता नहीं कि आपको थकावट महसूस होती होगी। नशा तो है वैसे, मेरे को भी बहुत स्ट्रांग है। मेरा नशा ये है, मैं एक सिंगल प्रोडक्ट कंपनी हूँ, स्टार प्रोडक्ट कंपनी। लीडरशिप फनल का नशा है। लीडरशिप फनल में लोग बहुत आते हैं हमारे यहाँ। आपने मेरे को बहुत सारे प्रोग्राम बेचते कभी नहीं सुना होगा। एक प्रोग्राम लीडरशिप फनल 2015 से कर रहा हूँ, 10 साल हो गया है। अब तक सैकड़ों हजारों एंटरप्रेन्योर्स आ चुके हैं। तो मैं आपको भी इनवाइट करूंगा, आप भी आइए, एक्सपीरियंस लीजिए, वहाँ लोगों से बात करिए, मिलिए आकर के। इतना एक्साइटमेंट होता है। 1 साल का हैंड होल्डिंग हम लोग देते हैं, कोचेज को फ्रेमवर्क उनको देते हैं आकर के। अलग अलग स्पीकर्स वहाँ पे आते रहे हैं। तो रिक्वेस्ट करूंगा हमारी ऑडियंस, आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट करिए। सोनू शर्मा जी, आप भी आइए लीडरशिप फनल में। तो कोई भी 2, 5, 10, 20, 50, 100 करोड़ पे फंसता है, वहाँ से हम लोग उसको स्केल करके लेके जाते हैं। इसका मेरे लिए लीडरशिप फनल ऐसा है जैसे मंदिर में पूजा करते वक्त या कोई समाधि में, यज्ञ में या मंत्र जाप में बैठता है, मैं उस तरह से डिलीवर करने की कोशिश नहीं, मतलब वैसा ही फील आता है। अच्छा, हमने सुना था कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप कहते हैं कि डोंकी विल ऑलवेज रिमेन डोंकी। ऑलवेज रिमेन डोंकी। ये फिलॉसफी समझना चाहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मोटिवेट करते करते हमारी ऑडियंस डिमोटिवेट ना हो जाए, भाई मैं तो गधा ही रहने वाला हूँ, मेरा तो क्या होने वाला है। तो ये समझाइए, डोंकी ऑलवेज रिमेन्स द डोंकी का क्या मतलब है आपका? देखो, मेरा कहने का मतलब ये है विवेक जी, कि कुछ लोग कभी नहीं सुधरेंगे, कभी ज़िंदगी में नहीं सुधरेंगे, चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें। और ये बात मुझे बहुत समय के बाद रियलाइज़ हुई। हम कोशिश करते थे कभी कभी गधों को घोड़ा बनाने की, अपनी मार्केटिंग स्किल्स लगा के, अपनी ट्रेनिंग लगा के, लेकिन बाद में मालूम चला कि यार ये गधे, बेहतर गधे तो बन सकते हैं, लेकिन ये गधे घोड़े कभी नहीं बन सकते। उन गधों को घोड़ा बनाने के प्रोसेस में मुझे लगा कि मैं ही गधा ना बन जाऊँ। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, बेटर है कि गधा अच्छा गधा बन जाए, लेकिन अच्छा गधा घोड़ा कभी भी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता था? कि कुछ लोग ज़िंदगी में कभी भी ट्रांसफॉर्म होने के लिए राज़ी ही नहीं है। आप एक सफ़ेद पत्थर को अंडे का रंग दे दें और उसके ऊपर मुर्गी बिठा दें और सोचें कुछ निकल जाएगा, तो कुछ नहीं निकलेगा। मुर्गी अंडे पे बैठेगी तो ही चूजा देगी। मुर्गी अगर पत्थर पे बैठ जाए और उस पत्थर को रंग रूप वैसा ही दे दे अंडे का, तो उसमें से निकलेगा कुछ नहीं। आपका और मेरा समय खराब होगा। ये बात मुझे बहुत समय के बाद समझ में आई कि गधे कुछ समय के बाद भी गधे ही रहेंगे। तो उन पे अपनी एनर्जी, एफर्ट और ताकत लगाने की, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। आपकी जो ओवरऑल सोशल मीडिया फॉलोइंग है, सब चैनल्स को देख के मिलाते हैं तो लगभग 30 मिलियन पार किया है। लोग आपकी मोटिवेशनल वीडियोस को पसंद भी बहुत करते हैं। पर आपने कहीं ऐसा बोला कि यूर अ मोटिवेशन स्पीकर बाय चांस, नॉट बाय चॉइस। तो कभी कभी कुछ चीज़ें प्री डिज़ाइंड होती हैं, मतलब इट्स नॉट बाय
चॉइस, इट्स बाय चांस। तो उसके पीछे क्या था, ये बाई चांस कैसे हो गया? और आज तो ये बाई चॉइस दिखाई पड़ता है, तो बाई चांस कैसे हुआ ये? कुछ सोच के मोटिवेशनल स्पीकर तो बने नहीं थे कि स्कूल में जा रहे थे कि यार एक दिन मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। अच्छी खासी नौकरी कर लेंगे, थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे, लाइफ थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, यही सोच के आदमी क्या बोलते हैं स्कूल जाता है या कॉलेज जाता है। लेकिन डेस्टिनी आपको कहाँ ले जाए आपको पता नहीं चलती। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि आई एम ए स्पीकर बाय एक्सीडेंट। ईश्वर की कुछ संरचना ऐसी थी कि हम यहाँ पर पहुँच गए, लेकिन ऐसा कभी सोचा नहीं था कभी ज़िंदगी में कि हम स्पीकर बनेंगे। तो इसीलिए बोलता हूँ बाय चांस, तो नॉट ये बाय चॉइस। कैसे बने? मैं बुक रीडिंग सॉरी न्यूज़ रीडिंग करता था स्कूल के अंदर। तो मेरी टीचर मुझे बोलती थी तू न्यूज़ बड़ा अच्छा बोलता है यार। और हमारा स्कूल कितना शानदार था कि उसमें माइक नहीं होते थे, तो 700-800 बच्चों तक बात पहुंचाने के लिए ज़ोर से बोलना पड़ता था। तो वो आदत यहाँ काम आ गई। तो मैं बोलता अच्छा था वहाँ स्कूल के अंदर। फिर कॉलेज में तो प्ले करने लग गए, तो स्टेज फियर ख़त्म हो गया। तो फिर इस प्रोफेशन में बाय चॉइस नहीं आए, बाय चांस आ गए। नहीं, बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू। अच्छा, अगला सवाल ये है कि आपके हिसाब से ज़्यादातर लोग जो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, लोग जेल में रहते हैं। नहीं, जेल में नहीं रहते यार। हाँ? आपने एक जगह कहा ये तो जेल है 9 to 5 जॉब, तो आपके हिसाब से 60 करोड़ नहीं, भारतीय लोग। मैंने ये बोला था कि ज़िंदगी में अगर बनने का मौका मिले तो जंगल का शेर बनना, सर्कस का नहीं। सर्कस के शेर को एक सुविधा होती है कि खाना टाइम पे मिल जाता है, जो कि नौकरी में होता है ना, टाइम पे सैलरी मिल जाएगी। लेकिन जंगल के शेर कोई सुविधा नहीं होती। कभी-कभी तो ना जाने कितने दिन भूखा रहता है। 10-10 दिन शायद खाना नहीं मिलता होगा। लेकिन जंगल के शेर की अपनी एक मौज है। जंगल के शेर से सबका फटता है देसी भाषा के अंदर। लेकिन जो सर्कस का शेर है ना, उसकी पूँछ भी बाहर निकलती है ना, तो बच्चे भी इसको हिला के चले जाते हैं। मैं फिर कहता हूँ कि 100 साल की नालायक ज़िंदगी से 30 साल की एडवेंचरस लाइफ ज़्यादा अच्छी है। तो वो जॉब सबसे बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि धोखा है एक्चुअली, कि 50 साल नौकरी करने के बाद भी आदमी के हाथ में कुछ नहीं बचता। उससे बड़ा फ्रॉड कुछ नहीं है। अगर कोई बोले ना दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड क्या है, तो मेरे हिसाब से वो जॉब है। 99% लोगों के पास कुछ नहीं बचता 60 साल की नौकरी के बाद। नौकरी करने के बाद, रिटायर होने के बाद वो नौकरी करने पे मजबूर हैं। इससे बड़ा और फ्रॉड क्या होगा? मैं इसीलिए कहता हूँ वो जेल है। तो बेटर ये है कि जंगल का शेर बने, कभी खाना मिले ना मिले, लेकिन अपनी मर्जी से जिएं, और वो बिजनेस में हो सकता है खाली। अच्छा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंशियल लर्निंग के सपोर्टर ऐसा कहते हैं कि किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होगा, एक्सपीरियंशियल ज्ञान से होता है। ये तो किताबी कीड़ा है, अरे किताब के बाहर भी दुनिया है, क्या कर रहे हो आप? लेकिन आप बोलते हैं किताब के बिना कुछ भी नहीं है, और किताब भी सब कुछ, और आपने अभी किताब भी लिखी है एक। तो आप बताइए कौन ठीक कह रहा है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग या किताब की लर्निंग? 2 तरह की लर्निंग होती है मेरे हिसाब से। एक लर्निंग जो स्कूल कॉलेज में पढ़ी जाती है, और एक लर्निंग जो कॉलेज खत्म होने के बाद स्टार्ट होती है। और मेरा ऐसा मानना है कि 90% बातें जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं, वो असल ज़िंदगी में काम नहीं आती। और 90% बातें जो असल ज़िंदगी में काम आती हैं, वो स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है विवेक जी, कि लोगों को लगता है कि कॉलेज खत्म होने के बाद पढ़ाई खत्म हो गई। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पढ़ाई असली शुरू तब होती है जब आपका कॉलेज खत्म हो जाता है, और वो होती है सेल्फ बुक्स, हेल्प बुक्स। और ऐसे-ऐसे खतरनाक लोगों ने लिखी हुई हैं जो अगर आप पढ़ लें तो कमाल हो जाए। मैं आज भी सुबह किसी को बता रहा था कि मैं सबसे बड़ा बच्चों को अगर मैं कुछ कहता हूँ तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आप 20 साल के हो तो डू वन थिंग, 5 पेज एक दिन के पढ़ने का नियम बना लो। सिर्फ 5 पेज, हार्डली टुक 15-20 मिनट्स। 5 पेज का मतलब होता है आप 2 महीने में 300 पेज की किताब खत्म कर दोगे। 1 साल के अंदर 6 किताबें, और 10 साल के अंदर करीब-करीब 60 बुक्स आप खत्म कर सकते हो। यानी अगर आज कोई 20 साल का है तो 30 साल तक होते-होते 60 बुक्स वो खत्म कर सकता है। और वो 60 बुक्स के बाद क्या टैलेंट मार्केट में निकलेगा, आप सोच भी नहीं सकते। एक कहानी थी आपका ताज़े फल के ठेले के ऊपर, जो आपने बोली थी भाई। एक तो कहावत है कि भगवान ने आपको एक मुंह और 2 कान दिए हैं, तो कम बोलो और ज़्यादा सुनो। पर उस कहानी में आपने कुछ अलग ही समझा दिया कि भाई सुनना बंद करो, भाई सुनना नहीं है, सुनना छोड़ दो। ये थोड़ा मैं चाहता हूँ कहानी दोनों सुनाएं। अलग-अलग चीज़ें हैं कि सुनना छोड़ दो। मैंने उस दिशा में कहा कि आप जब अपने सपने को फॉलो करते हैं, अपने पर्पस को अचीव करने के लिए निकलते हैं, तो 50 लोगों की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ ये बात अप्लाई होती है कि सबकी नहीं सुननी चाहिए। 2 तरह के लोग ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। पहला, जो किसी की नहीं सुनते, दूसरा जो सबकी सुनते हैं। तो मैंने उस संदर्भ में कहा था कि सबकी नहीं सुननी चाहिए। और जो 2 कान और 1 मुँह है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि भई आदमी को कम बोलना चाहिए और सुनना ज़्यादा चाहिए। स्पीकिंग इज़ सिल्वर एंड लिसनिंग इज़ गोल्ड। हम बताते आते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। हमारे पास लोग आते हैं, आपके पास भी आते होंगे, हर आदमी अच्छा स्पीकर बनना चाहता है, कोई अच्छा लिसनर नहीं बनना चाहता।
बोलना तो एक राष्ट्रीय बीमारी है ना। कहीं भी चले जाओ, चाय के ठेले से लेकर स्टेशन तक सब बड़बड़ कर रहे हैं। इतने बकायत लोग हैं इस देश के अंदर कि आप सोच ही नहीं सकते। 5 मिनट के बाद 4 घंटे में करेंगे वो। उनको ट्रम्प के ऊपर ही बात करनी है, उनको मोदी के ऊपर ही बात करनी है, अपने बैंक बैलेंस जीरो हैं सबके, तो बकायत हैं सबके सब। 99% लोग बकायत ही हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आदमी को ज़्यादा सुनना चाहिए और जितना कम हो सके उतना बोलना चाहिए। अच्छा, बाकी मोटिवेशन स्पीकर ऐसा बोलते हैं कि भाई अगर छोटी छोटी चीज़ों में उलझा रहेगा तो बड़ा गोल मिस कर देगा, बड़े गोल पे फोकस करो, बड़े विजन पे फोकस करो। पर कहीं पे आपने ऐसा बोला कि छोटी बातों को जिंदगी में इग्नोर मत करना, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के रखो। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज मत करो, छोटी चीज़ ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। देखो तो क्या पकड़ें भाई, छोटी छोटी चीज़ें पकड़ें या बड़े गोल पकड़ें? देखो मेरे हिसाब से तो छोटी चीज़ें बड़े इम्पैक्ट लेकर आती हैं। इस दुनिया में कोई आदमी, विवेक जी, ऐसा नहीं है जिसको हाथी ने काटा हो। मच्छर ही साला काटते हैं। तो छोटी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। आप आर्मी को बेस्ट राइफल्स दे दो, बेस्ट सूट दे दो, आप उनको बेस्ट बॉडी जैकेट्स दे दो, लेकिन अगर उनको जूता अच्छा नहीं है ना, जिसके ऊपर चलना है उनको, तो इम्पैक्ट ख़राब हो जाएगा। जूते की क्वालिटी सबसे अच्छी होनी चाहिए, जिससे उसको चलना है, पहाड़ चढ़ने हैं। तो जूता उस पूरे के पूरे अटायर में बहुत छोटा सा रोल प्ले करता है, लेकिन जीत और हार के अंदर बड़ा डिफरेंस पैदा कर देता है। छोटी चीज़ें बड़े इम्पैक्ट करती हैं। तो मेरा हमेशा से मानना है कि आदमी को छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कभी नहीं करना चाहिए। छोटा सा छेद ही जहाज़ को डुबो देता है ना, कोई बड़ा छेद नहीं चाहिए। छोटा सा छेद पूरे जहाज़ को संक कर देता है। तो छोटी चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पे को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप ज़िंदगी में कभी बड़ी चीज़ें कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे। लवली, फैंटास्टिक। अच्छा, सोनू शर्मा जी कहते हैं कि एवरेज प्लेयर अच्छे कैप्टन बनते हैं। नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। आपने जहाँ बोला कि अगर एवरेज प्लेयर होगा तो कैप्टन, लीडर अच्छा नहीं, बन जाएगा। मैंने ये बोला था विवेक जी कि जो बहुत अच्छे प्लेयर होते हैं कभी कभी वो अच्छे कप्तान नहीं बनते। तो जो एवरेज प्लेयर है वो कप्तान बनता है। चलो हम आप ऐसा लेते हैं, जो बहुत अच्छा प्लेयर हो बहुत अच्छा कप्तान नहीं बनता कभी कभी। तो फिर क्या रोहित शर्मा, एमएस धोनी, विराट कोहली ये बहुत अच्छे प्लेयर नहीं है? नहीं, ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं। कप्तान अच्छे बने, लेकिन जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा प्लेयर बहुत अच्छा कप्तान बने। रोहित शर्मा और एमएस धोनी और विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से महान बल्लेबाज नहीं है, लेकिन सचिन तेंदुलकर अच्छे कप्तान कभी नहीं बने। क्योंकि अच्छा कप्तान बनने के लिए अच्छा प्लेयर होना जरूरी नहीं है। अच्छा कप्तान बनने के लिए उसका कम्युनिकेशन स्किल, अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकता है कि नहीं पहुंचा सकता, ये ज्यादा जरूरी है। सचिन तेंदुलकर इज फार बेटर प्लेयर देन कोहली, धोनी, रोहित शर्मा, बट अच्छे कप्तान नहीं बन पाए क्योंकि अपने भाव ट्रांसफर ही नहीं कर पाए। आपका कम्युनिकेशन तब तक इनकम्प्लीट है जब तक आप अपनी बात दूसरों को उसी अंदाज में कन्वे नहीं कर सकते। और जिस व्यक्ति को ये करना आता है वो अच्छा कप्तान बन सकता है, चाहे अच्छा प्लेयर ना भी हो तब भी चल जाता है। क्या बढ़िया बच के निकल गए आप। हाँ, हमने नहीं, कोशिश करी थी आपको फंसाने के लिए। नहीं। लवली, थैंक यू। तो इन दिनों आप सीधा यूएस के प्रेसिडेंट से पंगा ले रहे हैं? अरे नहीं, मैं कौन हूँ पंगा लेने वाला है? डबल फेस ट्रम्प, तो है डबल फेस ट्रम्प, डबल स्टैंडर्ड ट्रम्प। और रिसेंटली आपने बोल दिया ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रम्प ने ठगा नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे ट्रम्प ने ठगा नहीं। तो ये आप ट्रम्प का ट्रम्पेट बजाने में कहाँ लगे हैं? अरे वो बदमाश आदमी है विवेक जी, और वो पूरी दुनिया के लिए बवंडर पैदा किए हुए आदमी, ठीक है। इतने यूएस प्रेसिडेंट हुए इस दुनिया के अंदर, मेरे मन में बहुत लोगों का रिगार्ड है। लास्ट जो टर्म था बाइडेन से पहले वो ओबामा का था। मतलब उनसे बेटर प्रेसिडेंट मुझे आज तक यूएस का दिखाई नहीं दिया। सो सोबर, सो हम्बल, गुड कम्युनिकेटर, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना आता था। ये तो आत्ममुग्ध व्यक्ति है। इसको लगता है मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। इस दुनिया में भगवान ने इसके बाद डाई तोड़ दी। इसके दिमाग में ऐसा है यार, ये कुछ भी कर रहा है यार। ये मतलब ऐसा फील करा रहा है जैसे कॉलेज के सड़क छाप लौंडे नहीं होते कि तूने मेरी पेंसिल तोड़ दी, अब मैं जा तेरे को रबड़ नहीं दूंगा, तूने हम पे लगाया मैं लगा। मतलब वो इतनी बड़ी इकोनॉमी का आदमी मदमस्त हाथी की तरह घूम रहा है, कोई इसको कंट्रोल करने वाला नहीं है। नोबेल पुरस्कार मांग रहा है, बताओ। आधी दुनिया को जंग में धकेलने वाला व्यक्ति नोबेल पुरस्कार मार रहा है। इससे ज्यादा हंसी की बात इस दुनिया में किसी के लिए नहीं होगी। आत्ममुग्ध व्यक्ति है। मैं कोई इसका बाजा नहीं बजा रहा, वो खुद ही अपना बाजा बजाने को तैयार है। मेरे को ऐसे ऐसे लोग भी मिल रहे हैं जो आज मुझे कहते हैं कि हमें यूएस सिटीजन होने पर शर्म आने लगी है बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर फेलो। जोकर आदमी है ये। अच्छा, आज तक हमने सोनू जी यही सुना है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। किसी जगह आप ऐसा बोल गए कि हर सिक्के के तीन पहलू होते हैं। सिक्के के दो नहीं, तीन पहलू होते हैं। कभी कभी सिक्का साला खड़ा भी रहता है। ये तीसरा वाला पहलू हम चाहते हैं कि इसकी क्या फिलॉसफी है वो थोड़ा समझाइए। ये मैंने इस संदर्भ में कहा था, क्या बोलते हैं विवेक जी, कि जब शूर्पणखा रावण के पास भागती हुई गई तो उसने अपना टेप बजाया और उसने बोला कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, मेरी नाक काट दी। तो रावण क्या किया? रिएक्ट किया, रिस्पॉन्ड नहीं किया। रावण उससे पूछ सकता था कि भाई तू वहाँ करने क्या गई थी। उसने सिर्फ सिक्के का एक ही पहलू सुना, अपनी बहन की बात सुनी और रिएक्ट किया।
वो पूछ सकता था तू वहाँ क्या करने गई थी, वो पूछ सकता था बताओ तुम्हारे बीच में क्या हुआ, वो ये भी कह सकता था कि लेट मी मीट राम और मैं उसकी साइड ऑफ स्टोरी भी जान लूँ, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या स्टेप लेना है। तो सिक्के का एक नहीं 2 पहलू होते हैं, और मैं कभी कभी बोलता हूँ सिक्के के 2 नहीं 3 पहलू होते हैं। कभी कभी सिक्का खड़ा भी रहता है, कभी कभी जो 2 पक्ष बात कर रहे हैं दोनों ही गलत हैं, सच कुछ और भी होगा। ऐसा भी होगा कि जो 2 लोग हैं और दोनों बात कर रहे हैं, दोनों ही गलत बात बोल रहे हैं, सच एक्चुअली में कुछ और है। तो सिक्के का मैंने इसलिए बोला कि सिक्के के कभी कभी 3 पहलू होते हैं। अगर आप टॉस करें तो कभी कभी सिक्का खड़ा भी हो जाता है। तो कभी भी एक व्यक्ति की बात सुनकर कभी कुछ डिसाइड ना करें, दूसरे साइड ऑफ स्टोरी को जानना बहुत जरूरी होता है जब आप बढ़िया और बड़े डिसीजन लेते हैं लाइफ के अंदर। अच्छा, कोई कहता है कि मेहनत कर सब मिलेगा, कोई कहता है कि तेरी किस्मत ही खराब है, भाई कितनी मेहनत कर ले कोई फायदा ही नहीं है। अब सोनू शर्मा इस पे क्या कहते हैं, मेहनत करने से होगा या किस्मत से होगा? देखो, मेरा बड़ा प्रैक्टिकल मानना है कि किस्मत का रोल है, मैं उसको डिनाई कभी भी नहीं करता, लेकिन किस्मत बिना मेहनत के पॉसिबल नहीं है। दोनों आपस में गुथे हुए हैं, और सिर्फ मेहनत का रोल कभी नहीं होता, किस्मत का पार्ट जरूर है। मुझे 100% भरोसा है विवेक जी कि मुझसे ज़्यादा समझदार लोग सड़क पे मुझसे कम ग्रो किए हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार लोग हैं। तो जब उनको देखता हूँ तो मुझे लगता है नहीं यार, सिक्के का ये पहलू बड़ा खतरनाक है कि उसकी कृपा के बिना होता नहीं है यार। उसकी कृपा जब तक उसकी नज़र सीधी नहीं होती तो आप कितनी ही मेहनत कर लो, कितना ही कुछ कर लो, नहीं होता। तो वो रोल ज़रूर है, लेकिन वो रोल बिना मेहनत के भी नहीं होता। वो भगवान ने बीज भी दिया है, धूप भी दिया है, पानी भी दिया है, बरसात भी दिया है, लेकिन वो बीज डालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब फसल उगेगी। ये चीज़ें तो भगवान ने सबको दी हैं, लेकिन मेहनत का रोल है, लेकिन किस्मत का रोल है, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता, ज़रूर है। इसलिए कहते हैं कृपा, कृपा मतलब होता है कर और पा। क्या बात है, कृपा जब करेगा तभी पाएगा, तभी पाएगा। अच्छा, प्रेशर ही इंसान को जीतने के लिए मजबूर भी करता है, पर कभी कभी जरूरत से ज्यादा प्रेशर हो जाए तो वो इंसान को तोड़ भी देता है। मैं चाहता हूं कि इसका बैलेंस आप समझाओ कि आपके हिसाब से प्रेशर कुकर की सीटी को कंट्रोल कैसे किया जाए। देखो, कभी भी ना ज़रूरत ज़्यादा प्रेशर होता ही नहीं है। ये आपको लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर है। अब एक बाप मार्केट गया और उसके 2 बेटे, दोनों की उम्र 10 साल या 11 साल। अब बाप के हाथ में 2 थैले। अब भारी वाला थैला बाप किसको पकड़ाएगा? भारी वाला थैला उसको पकड़ाएगा जो भारी बोझ उठा सकता है। हल्का थैला किसको पकड़ाएगा? जो हल्का बोझ उठा सकता है। यानी प्रेशर भगवान उतना ही देता है जितना आप बोझ एक्चुअली उठा सकते हो। ऐसा होगा ही नहीं कि बाप हल्का वाला थैला उसको दे दे जो ज़्यादा बोझ उठा सकता है और भारी वाला थैला उसको दे दे जो हल्का बोझ उठा सकता है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर उतना ही दिया जाता है जितना आप टेक कर सकते हो। अच्छा, ये 24 अध्याय की जो आपकी सुंदर किताब है, इस किताब में सफलता के 24 अध्याय, इसमें आपका फेवरेट अध्याय कौन सा है? श्री हनुमान जी, श्री हनुमान जी, नो डाउट। थोड़ा बताइए इसके बारे में। मतलब हमारे आराध्य हैं, और मुझे लगता है कि उनसे बड़ा तो कोई इस सृष्टि में हुआ नहीं। वो एकमात्र ऐसे दास हैं जो देव बन गए। वो एकमात्र ऐसे दास हैं जिनके मंदिर देवताओं से भी ज़्यादा हैं। उनके जो आराध्य भगवान हैं राम, भगवान राम से ज़्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं, और निष्कलंक हैं। हर देवता के ऊपर आरोप लगे हैं, लेकिन हनुमान जी के ऊपर कोई आरोप नहीं। इंद्र देवता पे आरोप हैं, लोग इंद्र देवता की अच्छाई करते हैं तो 10 बातें भी गिना देते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। कृष्ण जी को लोग आरोप भी लगाते हैं उन पे कि छलियाँ हैं, धर्मयुद्ध में भी धर्मयुद्ध नहीं किया उन्होंने। राम पे भी आरोप लगाते हैं कि पत्नी को अग्नि परीक्षा करा दी, फिर धोबी के कहने पे छोड़ दिया। जितने भी देवता हैं उनकी पूजा तो होती है, लेकिन साथ साथ आलोचना भी होती है। लेकिन आपको हनुमान जी की कोई आलोचना करने वाला व्यक्ति संसार में नहीं मिलेगा। निष्कलंक, निष्पाप, बिल्कुल अलग हैं। और उनकी सबसे खूबसूरत और सबसे खास बात विवेक जी ये है कि वो कभी भी क्रेडिट लेते नहीं हैं, वो हमेशा क्रेडिट पास कर देते हैं अपने आराध्य राम के ऊपर। अब रामनवमी, दशहरा और दिवाली का सीजन है, आपके लिए भगवान राम कौन है? हमने कई दफ़ा सुना भगवान राम का गुणगान करते हैं, तो आपके लिए भगवान राम कौन है? भगवान राम वो हैं जो सौतेली माता के कहने से 14 साल का वनवास कबूल करते हैं। भगवान राम से सीखना चाहिए कि माँ बाप का सम्मान क्या होता है। निरपराध व्यक्ति को भी अगर 14 साल के लिए वनवास दे और वो हंसते हुए अपनी माँ से बोले बस इतनी सी बात, अभी चला जाता हूँ, तो ये भगवान राम से सीखने की चीज़ है। अपने भाइयों से किस तरह से प्रेम किया जाता है, ये भगवान राम से सीखने की चीज़ है। अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कैसे किया जाता है, ये भगवान राम से सीखने की चीज़ है। आज के डेट में तो 2 भाई 4 इंची दीवार इधर की उधर हो जाए कोर्ट कचहरी कर देते हैं,
और ये उस देश में हो रहा है जहाँ 20-30 हज़ार करोड़ का त्यौहार हर साल मनाया जाता है, पता नहीं कितने हज़ार करोड़ का होगा, लेकिन लर्निंग के नाम पर कुछ हम लोग लेते नहीं हैं। भगवान राम से तो बहुत कुछ सीखने को है। मतलब मुझे तो याद है कि वो विभीषण को भगवान राम ने सब दे दिया अपना, कि लंका का राजा तुझे बना देते हैं, उद्घोष कर दिया। तो लक्ष्मण ने बोला, प्रभु ये क्या कर रहे हो, आपने विभीषण को लंका का राजा बना दिया, अगर रावण ही कल आ गया तो फिर क्या करोगे वो भी तो आ सकता है। तो भगवान राम बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि देखो अब लंका का राजा तो विभीषण ही बनेगा, क्योंकि वचन दे चुका हूँ, लेकिन अगर रावण आया मेरे पास अपनी गलती मानने के लिए, तो भरत को ये जंगल भेज दूंगा और रावण को अयोध्या का राज दे दूंगा। लेकिन वादा कर दिया है विभीषण को, तो अब लंका का राजा तो यही बनेगा। सोनू जी, आपकी बातें ऐसी मोटिवेशनल की टूल किट है। मैंने भी आज बहुत कुछ सीखा आपसे, जो कई चैलेंजेस में किसी को चैंपियन बना सकती है। बहुत अच्छा लगा मुझे, बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हैं और ये लर्निंग्स को मैं छोटे छोटे वीडियोस में शेयर करूंगा। इसका पूरा वैसे हमने एक प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, 20-20 फॉर्मेट, 20 मिनट में 20 सवाल। आज के जो सवाल थे इस ये लाइफ को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं, ये डल मोड को ड्राइविंग मोड पर डाल सकते हैं। आज जो आपने बातचीत करी ये सबके लिए बहुत इंस्पिरेशनल रही। मैं चाहता हूँ कि आप भी बोलिए, सबको शेयर करिए, सब तक बातें पहुँचाइए। सबसे पहली बात तो है कि ये बिंद्रा जी जो काम कर रहे हैं ये 2020 वाला है, बहुत मुश्किल काम है भाई साहब। और हमारा तो जनरेटर ही 20 मिनट के बाद ऑन होता है, इन्होंने 20 मिनट में जनरेटर ऑन भी कर दिया, ऑफ भी कर दिया, बिजली की सप्लाई भी करा ली ये बहुत मुश्किल फॉर्मेट है भाई, जो जो आएगा उसमें फंसेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ लेकिन अच्छा लगा और मैं ज़रूर चाहूँगा कि सब लोग इसको ज़रूर देखें और शेयर करें एज मच एज यू कैन और इन्जॉय करें इस पॉडकास्ट को। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, और कल बुक लॉन्च में आने के लिए भी बहुत बहुत आपका आभार। थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ आए, आपने सबको इंस्पायर किया, आपका दिल से धन्यवाद। और आप सब लोग जो इस वीडियो को, इस प्यारे प्यारे मैसेजेस को सब तक पहुँचा रहे हैं, वर्ल्ड के नंबर 1 मोस्ट सब्सक्राइब एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू जी दोबारा धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक।